नमस्कार साथियों। आज हम अजमेर जयपुर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा 23 अगस्त 2018 को तृतीय पारी में जो तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा का पेपर लिया था वो हल करेंगे। तो आज का अपना इस पेपर का प्रश्न है, पहला प्रश्न है, श्रेणी में जुड़े हुए प्रतिरोध 10 ओम 20 ओम और 30 ओम का समरूप प्रतिरोध क्या होगा। क्या कह रहा है कि तीन प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और प्रतिरोध इनका मान है 10 ओम 20 ओम और 30 ओम। इनका कुल प्रतिरोध क्या होगा। यानी कह रहे हैं कि एक 10 ओम का, एक 20 ओम का और एक 30 ओम का, यानी ये तीन प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध हम ज्ञात करते हैं, तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तीन है तो तीन, चार है तो चार। इस प्रकार से R1 का मान क्या है, मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये तुल्य प्रतिरोध RT हो जाएगा। तो 10 प्लस R2 20 प्लस R3 कितना है 30। तो टोटल कितना हो गया 60 ओम। तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा 60 ओम, यानी यहाँ का समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा 60 ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 60 ओम, यानी ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए एम्पलीफायर में से कौन से ट्यूनिंग के लिए चर कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। यानी इन जो एम्पलीफायर है इनमें ट्यूनिंग के लिए वेरिएबल चर का से क्या हो गया, वेरिएबल कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। यानी वेरिएबल कैपेसिटर इनमें से किस में प्रयोग किया जाता है। तो जो RF एम्पलीफायर है इनमें ट्यूनिंग यानी जो हम चैनल चेंज करते हैं तो उनके अंदर वेरिएबल कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गेन कैपेसिटर है, ये एक वेरिएबल कैपेसिटर है जिसका प्रयोग हम ट्यूनिंग में करते हैं। तो ये किस प्रकार के एम्पलीफायरों में प्रयोग किया जाता है, RF यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले एम्पलीफायर में। यानी RF एम्पलीफायर होते हैं उनके अंदर ये वेरिएबल कैपेसिटर प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया ए, RF प्रकार के एम्पलीफायरों में यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले एम्पलीफायरों में। अगला क्वेश्चन है, किस श्रेणी के एम्पलीफायर में न्यूनतम विकृति होती है। यानी जो दे रखे हैं इनमें से किस प्रकार के, किस श्रेणी के एम्पलीफायर में जो विकृति यानी डिस्टॉर्शन है वो कम होता है। तो डिस्टॉर्शन क्या होता है कि कोई एम्पलीफायर है जो एम्पलीफिकेशन करता है तो इसकी जो एम्पलीफिकेशन जो आउटपुट है उसकी जो आकृति है वो विकृत हो जाती है। तो इसे हम यानी विकृत हो जाती है, इसे हम डिस्टॉर्शन या विकृति कहते हैं। जैसे मान लो कोई एम्पलीफायर है जो एम्पलीफिकेशन के दौरान यानी आउटपुट जो सिग्नल है वो वर्धित करके दे रहा है। तो मान लो इनपुट में हम इस प्रकार का सिग्नल दे रहे हैं, मान लो ये इस प्रकार से। अब इसका एम्पलीफिकेशन करके आउटपुट में ये सिग्नल केवल इतने ही मिल रहे हैं और कट रहे हैं, बाकी ये तो कट रहा है, ये ऊपर ऊपर का ही मिल रहा है। तो ये जो कट रहा है ये विकृत हो रहा है, तो इसे हम विकृति कहते हैं। तो देखो सबसे कम विकृति होती है श्रेणी ए एम्पलीफायर की। श्रेणी ए एम्पलीफायर की विकृति होती है, श्रेणी ए प्रकार के एम्पलीफायर की विकृति होती है लगभग 10%, यानी सबसे कम होती है ए प्रकार की। यदि श्रेणी बी है तो इसकी विकृति होती है लगभग 50%। यदि श्रेणी सी है तो सी की होती है लगभग 60 से 70%, यानी 60% से 70%। और एक होता है इन दोनों का मिक्स यानी श्रेणी ए बी, तो लगभग 20% से 25% तक। अब इसमें क्या पूछा है, किस एम्पलीफायर की सबसे कम विकृति होती है, सबसे कम किसकी होती है, श्रेणी ए प्रकार के एम्पलीफायर की। और यदि सर्वाधिक पूछ ले कि सबसे ज्यादा किसकी विकृति होती है यानी डिस्टॉर्शन सबसे ज्यादा किस में होता है, तो सी प्रकार के एम्पलीफायर में होता है यानी 60 से 70%। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूनतम पूछा है तो ए 10, लगभग 10 या 15% होती है तो लगभग 10%। तो राइट आंसर हो गया ए प्रकार के एम्पलीफायर। अगला क्वेश्चन है, लॉगरिथमिक एम्पलीफायरों का उपयोग किसके लिए होता है।
यानी दो प्रकार के एम्पलीफायर होते हैं, एक तो लीनियर एक लॉगरिथमिक। लीनियर का से क्या हो गया कि हम जो इनपुट सिग्नल है जिस अनुपात में बढ़ा रहे हैं उसी अनुपात में आउटपुट सिग्नल बढ़ रहे हैं। मान लो इनपुट में इकाई है तो आउटपुट भी इकाई रहेगा, यदि इनपुट सिग्नल 2 गुना कर दिया जाए तो आउटपुट में भी 2 गुना हो जाए, तो ये तो हो गया, या 3 गुना कर दिया जाए तो 3 गुना, तो ये तो हो गया लीनियर एम्पलीफायर। एक होता है लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक क्या होता है, इनपुट सिग्नल 1 गुना बढ़ाए तो आउटपुट भी 1 गुना ही बढ़ेगा। यदि इनपुट सिग्नल 2 गुना कर दिया जाए तो लॉगरिथमिक यानी 10 गुना, आउटपुट सिग्नल 10 गुना। यदि इनपुट सिग्नल 3 गुना कर दिया जाए तो आउटपुट जो होगा वो होगा 3 गुना कर रहे हैं तो 100 गुना, 4 गुना कर रहे हैं तो 1000 गुना, इस प्रकार से। यानी 1 गुना है तो इकाई, 2 गुना कर रहे हैं तो 10, 3 गुना कर रहे हैं तो 100, 4 गुना कर रहे हैं तो 1000, इस प्रकार से। तो ये हो गया लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। तो इसमें पूछा है लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का उपयोग किसके लिए होता है, तो लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का इनमें से डिवाइडर्स के लिए होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, डिवाइडर्स। अगला क्वेश्चन है, एक पेपर कैपेसिटर सामान्य तौर पर किस रूप में उपलब्ध होता है। जो पेपर कैपेसिटर है यानी जो कैपेसिटर में अचालक हम कागज काम में ले रहे हैं वो बाजार में किस रूप में उपलब्ध होता है। अब देखो डिस्क का से क्या हो गया, चकती प्रकार से, ट्यूब प्रकार से, रोल्ड फॉइल प्रकार से, मेस्ड प्लेट प्रकार से, रेटेक्स प्रकार से। तो वास्तव में क्या होता है, जो पेपर कैपेसिटर होता है वो दो चालक प्लेटों के बीच में अचालक यानी पेपर प्रयोग करते हैं और बाद में इसको एक रोलिंग के तौर पर इस प्रकार से बना दिया जाता है। तो वास्तव में ये किस प्रकार से मिलता है, रोल्ड फाइल प्रकार से। तो राइट आंसर हो गया इसका सी। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट कैपेसिटर के लिए ओम मीटर का पठन क्या है। यदि एक कैपेसिटर है जो लघुपतित हो गया है, उनकी आंतरिक प्लेटें हैं लघुपतित हो गई है, तो क्या होगा। अब देखो एक कैपेसिटर की हम जांच करते हैं तो 3 कंडीशन होती है यानी 3 अवस्था होती है। यदि कैपेसिटर लघुपतित है यानी शॉर्ट सर्किट है तो ओम मीटर का पाठ्यांक 0 होगा। यदि कैपेसिटर ओपन सर्किट है तो जो ओम मीटर है उसका पाठ्यांक अनंत होगा। और यदि कैपेसिटर अच्छी अवस्था में सही है तो 0 से अनंत की तरफ आएगा, यानी प्रारंभ में 0 रहेगा और धीरे धीरे अनंत की तरफ आएगा ओम मीटर का पाठ्यांक। तो इसमें लघुपथ का पूछा है, शॉर्ट सर्किट का पूछा है, तो शॉर्ट सर्किट है तो ओम मीटर का पाठ्यांक 0 होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 0। अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस का विपरीत क्या होता है। यानी जो कैपेसिटेंस है इसका विपरीत क्या है, इसका विपरीत होता है इलास्टेंस। यानी एक कैपेसिटेंस है इसका विपरीत इलास्टेंस होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी, इलास्टेंस। अगला क्वेश्चन है, ओपी एम्पलीफायर यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर किस प्रकार का एम्पलीफायर होता है। यानी ओपी एम्पलीफायर है वो किस प्रकार का होता है। तो देखो ओपी एम्पलीफायर क्या होता है, यह एक आईसी से निर्मित होता है यानी इंटीग्रेटेड सर्किट से निर्मित डायरेक्ट कपल्ड उच्च गेन वाला एम्पलीफायर होता है। यानी जो ओपी एम्पलीफायर होता है वो आईसी से निर्मित डायरेक्ट कपल्ड उच्च गेन वाला वोल्टेज एम्पलीफायर होता है। और यदि इसका इम्पीडेंस के बारे में पूछ ले तो इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत अधिक होता है, आउटपुट इम्पीडेंस बहुत कम होता है। अब देखो इनमें से क्या दे रखा है, रेजिस्टिव कपल्ड लो गेन। ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस कपल्ड यानी दो स्टेज को कपलिंग करने के लिए रेजिस्टेंस प्रयोग करते हैं और गेन लो गेन होता है, नहीं, डायरेक्ट कपल्ड और उच्च गेन होता है। अगला ऑप्शन इसमें क्या दे रखा है, आरसी कपल्ड लो गेन यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस द्वारा इसको दो स्टेज को कपल्ड करते हैं, नहीं, और लो गेन ये भी नहीं। अगला देखो डायरेक्ट कपल्ड, ये तो सही है, लो गेन नहीं, उच्च गेन होता है यानी इसका जो लब्ध होता है या गेन होता है वो उच्च होता है। तो डायरेक्ट कपल्ड लो गेन नहीं होता, हाई गेन होता है, उच्च गेन होता है। अगला है इनडायरेक्ट कपल्ड लो गेन, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, तो ये सही होगा फिर, यानी जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे ही गलत है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, स्मिथ ट्रिगर को किस नाम से जाना जाता है। यानी स्मिथ ट्रिगर है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। अब देखो स्मिथ ट्रिगर क्या होता है कि यह एक धनात्मक फीडबैक वाला इकाई से कम गेन वाला सामान्य एक परिपथ होता है और इसके द्वारा नॉन साइनोसोडल यानी त्रिभुजाकार या वर्ग तरंग प्रकार के ओसिलेशन या यानी जो दोलित तरंग के रूप में
काम में लिया जाता है। अब देखो इसमें क्या है, स्क्वायरिंग सर्किट यानी स्क्वायर वेव जनरेट करने वाला परिपथ सही है। स्वीप सर्किट नहीं, बकलिंग ऑसिलेटर नहीं, साइनोसोडल सर्किट नहीं, नॉन साइनोसोडल होता है ये, हार्टले ऑसिलेटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग सर्किट यानी नॉन साइनोसोडल को या वर्ग तरंग प्रकार का, इन वास्तव में ये वर्ग तरंग या त्रिभुजाकार तरंग उत्पन्न करता है। तो ये स्मिथ ट्रिगर होता है वो स्क्वायरिंग सर्किट होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए स्क्वायरिंग सर्किट। अगला क्वेश्चन है यानी खालिस्तान दीर्घा का प्रयोग बाइनरी सूचना की गणना के लिए किया जाता है। इनमें से किसका प्रयोग बाइनरी सूचनाओं को गणना करने के लिए किया जाता है। तो बाइनरी सूचनाओं को गणना करने के लिए बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का प्रयोग किया जाता है। यानी बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर दो स्थितियों में प्रचलित होता है, यानी इसकी प्रचलन स्थिति दो होती है, इसीलिए इसे बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं। और इसको अन्य नाम इसका ट्रिगर्ड ऑसिलेटर भी होता है। तो वह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्किट जिसकी पावर आपूर्ति वोल्टेज 125 वोल्ट है और श्रेणी में समरूप प्रतिरोध 100 ओम है, उसके लिए कुल करंट की आवश्यकता क्या होगी। यानी कोई परिपथ दे रखा है, यानी एक परिपथ है जिसमें क्या दे रखा है कि इस परिपथ के अंदर आपूर्ति वोल्ट 125 है और इसका प्रतिरोध 100 ओम है। मान लो कोई इस प्रकार से ये कह रखा है कि ये कोई पथ है जिसमें प्रतिरोध का मान क्या कह रहा है, 100 ओम है। प्रतिरोध का मान 100 ओम है, आपूर्ति वोल्ट 125 वोल्ट है, प्रवाहित धारा, इसमें से प्रवाहित धारा I का मान क्या होगा। तो देखो V बराबर दे रखा है 125 वोल्ट, R बराबर दे रखा है 100 ओम और I बराबर ज्ञात करना है। तो देखो I बराबर होता है V अपॉन R। V का मान क्या है 125, R का मान क्या है 100, तो क्या हो जाएगा 1.25 एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1.25 या 25 एम्पियर। तो किस में है, बी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर क्या हो गया बी 1.25 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, ओवरहेड सिस्टम का ऑपरेशन तक के लिए डिजाइन किया जाता है। जो सिरोपरि लाइन है इसका जो संचरण है या प्रसारण है, ऑपरेशन है, वो कितने वोल्ट तक किया जाता है। तो जो ओवरहेड लाइनें हैं उसका अधिकतम 765 केवी तक किया जाता है। यानी वर्तमान में 765 केवी तक की प्रसारण लाइनें उपलब्ध है। तो देखो ऑप्शन देखो 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी और 400 केवी। तो अब 765 के बाद कौन सा है, 400 केवी है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा 400, क्योंकि 400 पर भी उच्चतम पूछ लिया, इसका अधिकतम जो दे रखा है उनमें 400 केवी है अधिक उच्चतम। तो ओवरहेड सिस्टम का 400 केवी तक प्रसारण किया जाता है, जबकि वर्तमान में 765, यदि इसमें 765 दिया होता तो फिर वो राइट होता 765 केवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई 400 केवी। अगला क्वेश्चन है, एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप मॉड्यूल का एक बचाव होता है। यानी प्रश्न में दे रखा है कि एक जो सिंगल फ्लिप फ्लॉप मॉड्यूल है उसका बचाव का आशय हो गया कि इसकी स्थिर अवस्थाओं से संबंधित है ये बचाव। यानी इसकी कितनी अवस्थाएं होती है, इसकी जो अवस्था होती है वो दो होती है, एक तो होती है हाई और एक होती है लो। हाई का आशय हो गया एक, लो का आशय हो गया शून्य। यानी पहले तो देखो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। फ्लिप फ्लॉप एक डिजिटल स्टोरेज सर्किट होता है। यानी ये जो फ्लिप फ्लॉप है वो एक डिजिटल स्टोरेज युक्ति है या सर्किट है। इसके अंदर बाइनरी अंकों को स्टोर किया जाता है। यानी बाइनरी अंकों को स्टोर करने की एक डिजिटल स्टोरेज युक्ति है और इसमें दो अवस्थाएं होती है, या तो 0 या 1। यानी हाई शब्द आ जाए तो इसका से हो गया 1 और लो हो गया 0। यानी दो स्थिर अवस्था होती है, 0 और 1 कह सकते हैं हम। तो इसके बचाव यानी इसका से क्या है कि इसकी अवस्था ही पूछी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दो अवस्था होती है इसमें। तो राइट आंसर क्या हो गया सी 2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक वेक्टर राशि है। जो दी गई है इनमें से कौन सी एक वेक्टर यानी सदिश राशि है। विद्युत प्रवाह सही है, विद्युत विभव, विद्युत शक्ति, विद्युत फ्लक्स, विद्युत प्रतिरोध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्युत प्रवाह एक सदिश राशि यानी वेक्टर राशि है। तो राइट आंसर हो गया ए विद्युत प्रवाह।
अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण रूप से किसी एन यानी न्यूट्रल प्रकार के सभी कंडक्टर पदार्थ होते हैं, यानी एन जो पदार्थ चालक है वो कैसा होता है, यानी न्यूट्रल चालक क्या किस प्रकार का होता है। अब ऑप्शन देखो, न्यूट्रल में क्या होता है, उदासीन बिंदु होता है, शून्य विभव होता है न्यूट्रल का। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, ऋणात्मक रूप से चार्ज, यानी ये ऋणावेशित होता है, नहीं। धनात्मक रूप से चार्ज यानी ये धनावेशित होता है, नहीं। विद्युतीय रूप से चार्ज, नहीं। विद्युतीय रूप से न्यूट्रल यानी उदासीन, सही है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये विद्युतीय रूप से न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी, विद्युतीय रूप से न्यूट्रल या उदासीन भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान देर का कहता है कि किसी भी लूप में वोल्टेज अंतरालों का बीजगणितीय योग अवश्य ही शून्य के समान होता है। यानी ये कोई कह रहा है कि कोई लूप है या बंद परिपथ है, इसके अंदर विद्युत वाहक बलों यानी वोल्टेज अंतरालों का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। ये किसका नियम है, तो किरचॉफ के दो नियम है, एक तो धारा नियम और एक वोल्टेज नियम। धारा नियम को हम प्रथम नियम भी कह सकते हैं। तो प्रथम नियम तो क्या कहता है, यानी धारा नियम तो कि संगमरहित धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। यदि धाराओं का योग बीजगणितीय योग शून्य होता तो ये प्रथम नियम होता। यहाँ वोल्टेज अंतरालों का बीजगणितीय योग शून्य कह रहा है, इसका अर्थ क्या है कि ये वोल्टेज नियम है, यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम कह सकते हैं या किरचॉफ का वोल्टेज नियम भी हम कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी किरचॉफ का वोल्टेज नियम या किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न फिल्टरों में से किसे सामान्य तौर पर एसएसबी जनरेशन में प्रयोग किया जाता है, यानी एसएसबी का से क्या है, सिंगल साइड बैंड है। निम्न में से किसे किसे सामान्य तौर पर सिंगल साइड बैंड जनरेशन में प्रयोग किया जाता है, तो सिंगल साइड बैंड में एक्टिव फिल्टरों का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिव फिल्टर यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धनात्मक लॉजिक में किस डिजिटल सिग्नल का उच्चतम वोल्टेज है, यानी ये लॉजिक गेट्स के बारे में पूछ रहा है कि धनात्मक धनात्मक उच्च वोल्टेज यानी धनात्मक सिग्नल उच्चतम सिग्नल क्या होता है, तो यानी लॉजिक गेट या तो 0 या 1, दो ही अवस्था होती है। अब धनात्मक उच्चतम पूछ लिया तो यानी निम्नतम पूछे तो 0, उच्चतम पूछे तो 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। कौन सा है, सी। यदि ऋणात्मक उच्चतम पूछ लेता ऋणात्मक सिग्नल का तो -1 हो जाता। तो इसमें धनात्मक लॉजिक का उच्चतम पूछा है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 यानी 1 किस में है, सी ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, समांतर में जुड़े हुए प्रतिरोध 20 ओम 100 ओम 50 ओम का समरूप प्रतिरोध क्या होगा। कह रहा है कि 3 प्रतिरोधक है जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, किस प्रकार से निकालेंगे। देखो 3 प्रतिरोधक है 20 ओम 100 ओम, मान लो एक 20 ओम 100 ओम और 50 ओम, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, 20 ओम 100 ओम 50 ओम, 20 ओम 100 ओम 50 ओम। यह है मान लो R1, यह है R2, यह है R3। तो बताओ कुल प्रतिरोध या तो तुल्य प्रतिरोध या समरूप प्रतिरोध क्या होगा। तो समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र रूप क्या है कि 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 है तो 3, 4 है तो 1/R4, ये भी रख सकते हैं। तो 1/RT बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 का मान क्या है 20 प्लस 1/R2 का मान क्या है 100 प्लस 1/R3 का मान क्या है 50। 1/RT बराबर इनका लघुत्तम क्या आ रहा है 100, इसका भाग इसमें लगाए 5, 5 को 1 से गुणा किया 5 प्लस 100 का भाग 100 में 1, 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 50 का भाग इसमें 2, 2 को 1 से गुणा किया 2। तो कितना हो गया 1/RT बराबर
5 1 6 7 8, 8/100। या आर टी बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतरण कर लो, आर टी बराबर हो जाएगा, ये ऊपर आएगा, ये भाग गुणा में चले जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, तो आर टी बराबर हो जाएगा 100/8। कितना हो रहा है, भाग लगाओ 12.5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 12.5 ओम। किसमें है, बी ऑप्शन में देखो 12.5 ओम। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी 12.5 ओम। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सेल फोन की बैटरी 11 वोल्ट पर संचालित है और संगीत बजने के दौरान 0.9 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करता है तो आवश्यक शक्ति होगी, यानी पी पूछिए शक्ति क्या होगी, किस प्रकार से निकालेंगे देखो। क्या दे रखा है प्रश्न में कि कोई सेल फोन की बैटरी है 11 वोल्ट की है, V बराबर है 11 वोल्ट, V का मान दे रखा है 11 वोल्ट और संगीत बजने के दौरान 0.9 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, I बराबर है 0.9 एम्पीयर। क्या ज्ञात करना है, तो आवश्यक शक्ति क्या होगी, तो P बराबर क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो अपना सूत्र क्या है, P बराबर होता है V इंटू आई। तो V का मान क्या है 11, I का मान कितना है 0.9, कितना हो गया 9.9 वाट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 9.9 वाट। किसमें है, सी ऑप्शन में देखो 9.9 वाट। तो राइट आंसर हो जाएगा 9.9 वाट। ये कुछ प्रश्न थे, शेष प्रश्न अगले वीडियो में रहेगा। ठीक है दोस्तों।